नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आज पर्यावरण दिवस है और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण के खतरे बढ़े हैं या फिर उसको लेकर जो चिंताएं हैं वो कितनी जायज हैं, लेकिन साथ ही साथ कि इसको बचाने के जो प्रयास होने चाहिए थे क्या वो दरअसल हमारे सामने हुए हैं या फिर सिर्फ औपचारिकता भर होती है। हमारे साथ चार खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर वी के वार्ष्णेय साहब, जो कि फॉर्मर डीन स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस जेएनयू से। स्वागत है आपका। इंडस्ट्री से हमारे साथ हैं एसपी शर्मा जी, जो कि चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट हैं पीजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से। आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हैं अनिता रॉय, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड एडवोकेसी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से। आपका भी स्वागत है। और भूरेलाल जी हमारे साथ हैं, चेयरपर्सन है एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी से। भूरेलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अनिता आपसे कि जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं, मोटे तौर पर मैं कहूं पर्यावरण के खतरों को लेकर या फिर जो नई नई रिसर्च आ रही कि खतरे बढ़े हैं, वो फिलहाल क्या इशारा करती हैं? पिछले अगर मैं एक साल के आंकड़ों को कहूँ तो ये पिछले एक साल को अगर हम देखें तो ये तो साफ जब आंकड़े देखते हैं हम प्रदूषण के खास करके, तो साफ नजर आता है कि जो समस्या है वो बहुत गहरा, बहुत ही जो डायमेंशन से वो बढ़ रहा है। पर जब हम सरकार की तरफ से जो कदम लिए गए हैं वो देखते हैं तो ये एक साल का जो मूल्यांकन है, इससे एक बात काफी जो नजर आता है कि अभी जो, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ एनालिसिस की है, ये देखने के लिए जो कदम लिए गए हैं वो कितना अलग है जो पिछले सरकार ने ली थी। पर और ये एनालिसिस दिखाता है कि ज्यादा फर्क अभी तक नहीं है। अगर आप एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को देखें, जो एक बहुत बड़ा एक सवाल और मुद्दा जो उठाया जा रहा है कि पर्यावरण को लेके जो सारे जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, जो लॉज हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जितने क्लियरेंसेस में पिछले साल हुए हैं वो अगर पिछले 5 साल से हम अगर उसका कंपैरिजन करें तो उससे काफी कम ही था। तो अब एक तरफ काफी शोर जो था कि एकदम एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स जा रहे हैं, तो वो मुद्दा जब आया और हमने देखा तो यहाँ पे हमने देखा कि जो क्लियरेंसेस हैं वो ज्यादा करके माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले से कुछ ज्यादा मैं कहूँ कि जो एक पर्यावरण को बचाने की मुहिम थी या फिर जो कदम होने चाहिए तो उसमें कोई खास तेजी या फिर उसमें टाइटनेस नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं। और चलिए मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले वार्ष्णेय साहब आपसे मेरा सवाल ये तो हुई सरकारी पक्ष की, आम आदमी के लिहाज से भी क्या ऐसा दिखता है कि हम ज्यादा अवेयर हुए हैं, हमारी कोशिश ज्यादा होती है, या फिर महज हम सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट सरकारों तक ही सीमित रखते हैं कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है और हमारे लिए वो बचाकर पर्यावरण को रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पर्यावरण की जो रख रखाव या जो स्थिति है वो एक साझी स्थिति है। उसमें हर एक को अपना अपना रोल निभाना है और बड़े एक्टिव तरीके से हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। जहां तक आम व्यक्ति का सवाल है तो मैं समझता हूं कि वो पर्यावरण से कोई भी व्यक्ति हो, आम हो या खास हो, वो 24/7 वो जुड़े हुए हैं, 24/7, क्योंकि कोई ऐसा समय नहीं है जब आप सांस लेना बंद करते हो या पानी की आपको आवश्यकता नहीं होती हो। तो इन सब चीजों से देखते हुए हमें पर्यावरण के दोहन में रातों दिन हम लगे हुए हैं। कल कारखाने हैं, उनको बड़ी भारी पर्यावरण के ऊपर निर्भरता करनी होती है, पानी की उनकी मात्रा बड़ी अधिक है, और जो गंदी गैसेस होती हैं उसको छोड़ने के लिए और कोई स्थान तो है नहीं, सिर्फ पर्यावरण है। तो पर्यावरण एक साझी हमारी प्रॉपर्टी है, जिसको कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हर आदमी का अपना अपना एक स्थान है और अपनी अपनी एक उसकी जरूरत है। तो क्या आम आदमी जो है वो अपना योगदान देता हुआ दिखता है? तो आम आदमी योगदान तो अवश्य देता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अंदर जितनी जागरूकता होनी चाहिए और जितनी उसको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए उसके अंदर कमी है। और वो कमी देखता है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े और संसाधन हैं, वहां पे भी एनवायरनमेंट की अनदेखी हो रही है। तो इसमें वो सोचता है कि मैं तो एक तुच्छ छोटा अकेला आदमी हूं, तो अगर मैंने भी कुछ कर दिया तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ी है। मैं समझता हूं कि छोटी छोटी चीजों से भी बड़े बड़े आयाम बनते हैं और निकलते हैं। जब भी तो पर्यावरण के खतरों की बात आती है वार्ष्णेय साहब, सिर्फ और सिर्फ निशाने पर होता है उद्योग जगत। शर्मा जी, इंडस्ट्री पर दबाव भी है और जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी मैं कहूं कि जो उसका हक बनता है
उसके बारे में उसको लाभ भी नहीं मिलता, यानी कि हमेशा आप टारगेट पर रहते हैं? देखिए, इंडस्ट्री की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने ये बोला हो कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में उसकी सहायता नहीं करेंगे या हम इसके अगेंस्ट हैं। इंडस्ट्री हमेशा ही जो पर्यावरण है उसके लिए बहुत कोशिश करती है कि जो वातावरण है वो दूषित ना हो। लेकिन जो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, जब उनमें उनको स्पीडी जो अप्रूवल नहीं मिलता, मान लो कोई उद्योग, कोई नया उद्योग लग रहा है या कोई ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उद्योग है उसको कुछ एनवायरमेंट नॉर्म्स फुलफिल करनी है, तो उसका जो स्पीडी उसमें डिसीजन नहीं हो पाता है, जिसमें वो डिले के कारण जो उसकी कॉस्ट ओवररन्स है वो इंक्रीज होते हैं, उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो स्टकअप हो जाता है और वो उसको काफी इम्पैक्ट होता है। लेकिन इंडस्ट्री ने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि वो पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की पालना नहीं करेंगे। जो भी कानून है उसको अच्छे से वो अपनाने को तैयार रहते हैं। ऐसा कभी भी कोई ऐसा संदेशा नहीं आया कि ये कानून हमारे लिए गलत है, वो प्रदूषण फैलाना चाहते हैं। प्रॉब्लम बस एक ही जगह पे आती है, जब उसके अप्रूवल्स नहीं मिलते और उनमें बहुत ज्यादा डिले होता है, और वो जो डिले उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करने के असमर्थ हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है। फिर वो आगे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको कंप्लेंट करते हैं कि भी हमें इसका जल्दी से अप्रूवल दिया जाए। अब वो जो स्टिंजेंट लॉज है उनके ऊपर कैसे अप्रूवल होगा, वो आगे कहां से अप्रूवल आएगा, बहुत सारे इश्यूज के पास है। जी मुस्तफा भूरेलाल जी, जिस तरीके से जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी की जब बात आती है एक आम आदमी की नजर में, ऐसा लगता है कि सिर्फ वो अथॉरिटियां, वो फिर संस्थाएं जिन पर जिम्मेदारी है प्रदूषण को सुरक्षित रखने के लिए, फिर मानकों को लागू करवाने के लिए, क्या दिखता है आपको कि क्या वाकई वो अपने काम को सही तरीके से करती हैं? और अगर करती हैं तो कई बार वो सपोर्ट न सरकार से मिलता है और न ही आम जनता से। वास्तविकता यह है कि पर्यावरण के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। आम आदमी भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता है। आम आदमी की वजह से ही पर्यावरण दूषित हुआ है। सरकार और दूसरी एजेंसीज भी उसमें अपने आप को एक तरीके से नकारा पा रही हैं। आज हम में से कौन आदमी अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार है? आज हमारे घर से प्रदूषण चालू हो रहा है। आप घर में देखिए, कोई चीज ऐसी है जो प्रदूषण नहीं कर रही? आपका टीवी सेट, आपका किचन, लाइटर, इलेक्ट्रिक सेवर, गीजर, एयर कंडीशनर, टीवी, कौन सी ऐसी चीज है, फ्रिज, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करने के लिए? जी, सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हमें अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जहां तक अथॉरिटीज का सवाल है, अथॉरिटीज जब ये देखती हैं कि समस्या का एक विकराल रूप धारण हो चुका है, तो एनफोर्समेंट करने में निश्चित रूप से कठिनाइयां आएंगी। पहले स्टेज के ऊपर यदि किसी समस्या का निराकरण हम कर दें तो बाद में उसका विकराल रूप धारण नहीं होगा। मैं ये समझता हूं जी कि जिस शक्ति से एनफोर्समेंट होनी चाहिए या जो कार्य शासन को करने चाहिए, उनमें भी शिथिलता है। उदाहरण के लिए मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा कारण गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या हमारे प्रांत में है, जो प्रदूषण को क्रिएट कर रही है। हमारे पास अभी इतनी सुविधा है कि 2020 तक हम यूरो 6 स्टैंडर्ड का ऑयल दे सकेंगे, फ्यूल दे सकेंगे। लेकिन फिर जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर वाले हैं वो अपना ढीला होकर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं साहब हम 2020 तक वो टेक्नोलॉजी नहीं ला पाएंगे जो कि यूरो 6 तेल के लिए चाहिए। जी आपने सही कहा, लेकिन तैयार है खर्च करने के लिए ये रिफाइनरीज में। कड़वी हकीकत है जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन थोड़ा सा और प्राइवेट गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स को क्या तकलीफ है? जी मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूंगा और लौटूंगा आपके पास। प्राइवेट गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स, अन्विता, जिस तरीके से बात होती है सरकारों की ओर से प्रयासों की या संस्थाओं की या फिर जिनके रेगुलेटरी हैं, जी मैं ताजा अगर मामला देखूं एनजीटी को लेकर, जी पर्यावरण को बचाने के लिए अगर वो कोई बड़े फैसले या कड़े फैसले लेने की कोशिश भी करता है तो आम आदमी से लेकर सरकार तक कोर्ट जाने को तैयार है। तो फिर क्या ये माना जाए कि उपभोग की जो लालसा है या फिर उपभोग की जो भूख है वो पर्यावरण के हितों के लिए सबसे बड़ी बाधा है? बिल्कुल।
अब देखिए जो ये समस्या जो इतनी बढ़ चुकी है, और इसी के कारण है जो जुडिशरी और एनजीटी वो जब आते हैं वो बहुत कड़ी और सख्ती से आते हैं, और इसका कारण यही है कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है वहां पे कहीं पे ढीला पड़ गया। अब दिल्ली का जो सवाल है या बाकी शहरों का जो सवाल है, जो सॉफ्ट ऑप्शंस थे वो सब हम ले चुके हैं। अब बात है जो हमें हार्ड डिसीजंस की, जो भूरेलाल जी कह रहे हैं कि अब गाड़ियों की संख्या को हमें कम करना होगा, एमिशन स्टैंडर्ड्स और मानक हमको काफी बढ़ाना होगा। तो ये जो सारे डिसीजंस हैं कहीं पर आम आदमी और जो इंडस्ट्री उसको इस तरीके से अफेक्ट करता है कि वो जो पब्लिक सपोर्ट की जो बात है वो बन नहीं पाती। अब जैसे एयर पोल्यूशन को लेके, वायु प्रदूषण को लेके इतनी चर्चा हो रही है, सबको पता है कि इस जनसेहत के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है। लोग मानते हैं कि बच्चे बूढ़े सब इससे काफी इफेक्टेड हैं, पर ये जो समस्या, ये जो जागरूकता है ये कहीं पर इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि जब हमें हार्ड डिसीजंस लेने होते हैं कि उसके लिए हम सपोर्ट बनाएं। तो जब लोगों को बताया जाता है, आम जनता को बताया जाता है कि अभी आपको गाड़ियों के लिए जो रास्ते बनाए जा रहे हैं वहां पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा जगह दें, या पार्किंग के लिए आप ज्यादा पार्किंग चार्जेस दें ताकि निजी गाड़ियों के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करें, उसके लिए जो पब्लिक सपोर्ट जो हमें बनाना है वो नहीं बन पाता। तो इसीलिए जो आज बात जो सामने आ रही है कि ये जो समस्याएं हैं और ये जो हमारे पर्सनल लेवल पे जो जिस तरीके से हमारी जो वेलबींग है, हमारी जो लिवेबिलिटी है, जिस तरीके से वो इफेक्टेड होता है, अगर लोगों में ये समझ को हम ठीक से नहीं बना पाते और अगर उनको ये जागरूकता हम नहीं दे सकते कि जो सब हो रहा है इससे हम खुद इससे पीड़ित होंगे, हम तो उससे जो हमें सपोर्ट बनाना है वो नहीं बनेगा। आप करें कि लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे, लेकिन वाटसन साहब मेरा सवाल ये कि क्या वाकई लोग जागरूक हैं लेकिन वो आज की सुविधा के हिसाब से चलना चाहते हैं, ना कि भविष्य के खतरे से बचने का कोई प्रयास करना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो समस्या है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। हम कभी भी कह सकते हैं कि आम आदमी इसमें ज्यादा दोषी है या सरकार ज्यादा दोषी है या हमारे नियम कानून ढीले हैं। बात ऐसी नहीं है। जहां तक कि फ्रिज का, एयर कंडीशनर का इसका सवाल है, ये देश में जब ही बनते हैं जब इनको अनुमति दी जाती है, और जब अनुमति दी जाती है तो उपभोक्ता उनको खरीदता भी है। तो एक हमको पूरा तालमेल के हिसाब से चलना है। और दूसरी एक बात मैं और बता दूं कि इससे पर्यावरण के प्रदूषण का सवाल नहीं है, सवाल है दोहन का। हम हर चीज का दोहन इतना ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, दोहन की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, फाइनाइट हैं। तो इसकी वजह से समस्या बहुत बढ़ रही है। पानी का ही आप ले लीजिए, सारी नदियां जितनी हमारी 445 के करीब छोटी बड़ी नदियां हैं जिनको हम कहते हैं नदियां, तो उनमें से आधे से ज्यादा नदियों का पानी काफी स्ट्रेच तक बिल्कुल खराब है, और दिन उनकी लंबाई और उनकी खराबी और उनकी गुणवत्ता कम होती चली जा रही है। तो वायु के साथ साथ पानी की समस्या इतनी अधिक है। हमारे देश में जो भूमिगत जल है वो सारे बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और जो राज्य हैं उनके आसपास, उन सब के अंदर आर्सेनिक की समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उनके पास पीने का कोई साधन नहीं है। खेती के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी वही आर्सेनिक जाता है जो फिर खाद्य पदार्थों में आता है। तो इस तरीके से ऐसी एंडेमिक सिचुएशन है, फ्लोराइड की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। साहब, तो आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत इसको और छोटे हिस्से में ले जाना चाहता हूं। पानी को लेकर हर शख्स को यह पता है कि दुनिया में कितना लेवल है पानी का और आगे चलकर कितनी कमी आने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन क्या आज के दिन एक आम आदमी, हम और आप, ये समझने के उसके लिहाज से पानी का इस्तेमाल करते हैं? क्यों ऐसा है कि हम उस समस्या को भविष्य की समस्या समझकर अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं? नहीं, देखिए, वो पानी की जो समस्या है वो ऐसी है कि इसके बारे में हमें बहुत भारी चिंतन करना है और हर एक का सपोर्ट लेना है। तो सबसे पहले तो हमको अपनी ऐसी प्रॉब्लम और ऐसी नीति बनानी है जिसमें कि हम लोगों को समझा पाएं कि पानी की समस्या कितनी बड़ी है। आप देखते हैं गर्मी होते ही सारी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचने लगता है, और कोई ऐसी साल नहीं जाती जिस साल के इन सब के बारे में लोग सड़क पे नहीं उतर आते हैं। तो पानी की समस्या है। तो पानी की समस्या के बारे में कहूँगा, हमारे पास में जो
बड़ी बड़ी एक ही तरह का पानी है, फिल्टर्ड पानी चारों तरफ आता है। और हमारे यहाँ पे चूंकि पानी की गुणवत्ता कम है, इसलिए लोगों ने ये 0B और इस टाइप की चीजें लगा रखी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी तो पीने को साफ मिलता है और काफी सारा अच्छा पानी नाली के अंदर चला जाता है। तो इन सब के लिए हमें पूरे अपने भवन निर्माण की जो प्रक्रिया है और जो उसके रूल्स हैं उनको बदलना पड़ेगा। और उसमें आप बार बार कह रहे हैं रूल्स को बदलना होगा, लेकिन सवाल ये सर कि रूल्स तो ठीक है बने हुए हैं, अगर रूल्स नहीं भी हैं तो हमें पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद खतरे को कम कर पाएंगे। शर्मा जी, क्या वाकई एग्री करेंगे कि बाजार जो है वो लोगों की जरूरत के लिहाज से अपने को ढाल रहा है, या फिर बाजार इस तरह का बन चुका है कि पॉल्यूशन या फिर लोग उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं? देखिए, बात जो लोगों की सोच पे निर्भर करती है। अब कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि अगर हम खुद स्वच्छ रहना चाहते हैं तो हमें कोई गंदा नहीं कर सकता। तो बात हर एक नागरिक की आ जाती है कि वो अपने आप को कितना स्वच्छ रख पाता है और कितना वो रहना चाहता है। एनफोर्स करने से जो कानून बनते हैं वो कागजों के ऊपर होते हैं। जब तक उस कानून की अच्छे से पालना नहीं होगी तब तक उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसको गंदगी में ही रहना है तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से मेरे जो दूसरे साथियों ने, पैनलिस्ट ने बोला कि जो बात है इसके ऊपर चौतरफा चिंतन करने की जरूरत है, एक विचार लोगों में उजागर करने की जरूरत है, उसी की जरूरत है कि लोगों में अवेयरनेस कैसा हो। ये खाली किसी एक सेक्टर की जिम्मेवारी नहीं है कि इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है या कोई और सेक्टर है। अगर आप जाएंगे तो आप देखो कि जो गांव में, शहरों में कई जगह पे ऐसा होता है जहां पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है फिर भी वहां पे पोल्यूशन है। आपको सड़कों के ऊपर कुछ कचरा मिलेगा, गोबर मिलेगा, जिससे कि बहुत बाद में वो पोल्यूशन, बारिश होती है तो पोल्यूशन बन जाता है, वहां पे वो पानी सूखता नहीं है। तो बेसिक प्रॉब्लम जो है वो एक माइंडसेट की है कि सबसे पहले तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। खाली उद्योगों से या इन चीजों से अगर हम बोले कि इसी से पोल्यूशन फैल रहा है, वो एक फैक्टर नहीं है। ना ही खाली ट्रैफिक से पोल्यूशन फैल रहा है। ट्रैफिक में भी अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, ट्रैफिक जाम्स हो रहे हैं, तभी पोल्यूशन हो रहा है। तो जो बेसिक चीज है उसको टच करने की जरूरत है, तभी जाके इस समस्या का समाधान हो पाएगा। इंडस्ट्री या फिर उद्योग जगत उस तरफ अपने को शिफ्ट नहीं कर रहा है, उन प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहता है जो कि कम पॉल्यूशन फैलाते हैं, क्योंकि उससे बाजार खोने का खतरा होता है। क्या वाकई इसमें सच्चाई है? देखिए, ऐसा ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके की डिमांड इंडस्ट्री को मिलती है वैसा ही प्रोडक्शन आता है। ऐसा नहीं है कि उसको वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं जिनमें एनवायरमेंट पोल्यूटेड नहीं हो सकता, वो करना नहीं चाहता। ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री हमेशा अपने बेनिफिट के लिए और कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। इंडस्ट्री अगर सोचे कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, ये बाजार में बिकेगा, ऐसा कभी नहीं होता। सबसे पहले देखा जाता है कि डिमांड किस चीज का है, तभी वो इंडस्ट्री उसको प्रोड्यूस करता है। और अगर कोई इंडस्ट्री किसी शहर के आसपास है और बाद में वहां पे पॉपुलेशन फैल जाती है तो इसमें उद्योग का कोई कसूर नहीं है। उसको शिफ्ट होने में टाइम लगता है और कभी भी ऐसा ऑपोजिशन नहीं आया है कि वो वहां से शिफ्ट नहीं हुआ हो। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि शिफ्ट होकर शहरों से बाहर चले गए हैं। मैं भूरीलाल जी, दो बातें हैं। एक इंडस्ट्री के लिहाज से जिस पर हमेशा आरोप लगता है, वो कहते हैं वो तो उनका सीधा फंडा है कि बाजार और सप्लाई को लेकर, यानी कि डिमांड जो है उसके लिहाज से प्रोडक्शन। आम आदमी सोचता है कि जो आज सुविधाजनक है उसे भोग लिया जाए और भविष्य के बारे में कल सोचा जाएगा। क्या ये दोनों जो कड़वे सच हैं, इनको बदलने के लिए सोच बदलने की जरूरत है या फिर कड़े नियमों की जरूरत है? बिल्कुल, सोच बदलने की भी जरूरत है और नियम भी बदलने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे बुलाया। समय कोई 11, साढ़े 11 बजे का था सवेरे। मैं वहां गया तो मैंने देखा लोटा परेड अभी भी जारी थी इलाके में। तो मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा कि भाई आपके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर आते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी आते हैं। मैंने कहा जो आपका इंपोर्टर है वो आपकी इंडस्ट्री में आने के बाद में और इस इलाके को देखने के बाद में आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है? बोला जी काफी कुछ विड्रा कर जाते हैं। क्यों? वहां का वातावरण खराब है, वहां स्वच्छ वातावरण नहीं है। जिस देश का, जिस अर्थव्यवस्था का वातावरण सुदृढ़ है, स्वच्छ है, आर्थिक प्रगति उन्हीं देशों में, उन्हीं इकोनॉमीज में होगी। यह बात बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जब तक कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी नहीं चलेगी, हमारी आदत है कानून के साथ खिलवाड़ करना। हम अपने घर का कूड़ा निकाल करके दूसरे के घर के सामने फेंक देंगे, नाले में फेंक देंगे, जमुना गंगा में फेंक देंगे। इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर सख्ती से काम लिया जाए।
मनु ने बहुत पहले कहा, जो किसी रिवर कोर्स के रास्ते में पेशाब करता है, थूकता है, डिफिकेट करता है या पॉइजन फेंकता है, उस आदमी को पनिशमेंट दी जाए। जो एनवायरमेंट कानून को तोड़ता है उसको पनिशमेंट दिया जाना जरूरी है, तभी हम स्थिति को सुधार पाएंगे। एक तरफ प्रयास ह्यूमन बीइंग्स का होना चाहिए, लोगों में इतनी नागरिक जागरूकता हो कि वो अपने घर का कूड़ा निकाल करके दूसरे के घर के सामने ना फेंकें, उसका ठीक तरीके से डिस्पोजल हो, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। ना शासन के स्तर के ऊपर इस और ध्यान दिया गया। लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, संक्षेप में सर। हमारे देश में 40,000 MLD 40,000 MLD सीवेज वेस्ट हर रोज जनरेट होता है, और उसको साफ करने की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? 12,000 MLD। 28,000 MLD जो पानी की अभी बात हो रही थी, वो सीधा हमारे नदियों में, नालों में, नदियों में जाता है, नालों के जरिए नदियों में। और आज बड़ी भयंकर समस्या हमारे सामने है, हमारी नदियों को कैसे साफ रखा जाए। जी, फ्लोराइड की, नाइट्रेट की, भूरीलाल जी, आर्सेनिक कई की, सारे आयरन की, कई हेवी सारी मेटल की, समस्याएं सब हैं और इनको हमारे लेकर पानी में, लगातार हमारे चर्चा वातावरण में। मंथन में कहूं लंबे अरसे से होता रहा है। लेकिन वारसी साहब, जब मैं तुलना करता हूं या फिर मैं कंपेरिजन करूं अलग अलग चीजों से, किसी भी देश में आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए हर रोज प्रयास होते दिखते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए खास दिन फिक्स हो जाता है और उस दिन मैं कहूं कि रस्म अदायगी सी नजर आती है। क्या हम उस फोकस को उतने ब्रॉड नहीं कर सकते या फिर उसको उतनी गंभीरता नहीं दे सकते जितना बाकी को देते हैं? देखिए, एक दिन साल में अगर आप पर्यावरण के बारे में चिंतन करेंगे और फिर उसके बाद में भूल जाएंगे, तो मैं समझता हूं पर्यावरण कभी भी सुधर नहीं सकता है। पर्यावरण का दोहन हम हर समय और हर दिन कर रहे हैं और अधिक से अधिक मात्रा में कर रहे हैं। तो ये एक आवश्यक है कि पर्यावरण की चिंता हमको हर रोज करनी है और हर रोज हमें पर्यावरण के रखरखाव के बारे में पूरा सहयोग देना है और उसमें एक्टिव तरीके से आगे बढ़ना है और प्रोएक्टिव तरीके से हमें अपने कानून भी बनाने हैं और हमें सुविधा भी ऐसी उत्पन्न करनी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये आमतौर से कहा गया है कि सॉलिड वेस्ट को आप सेग्रीगेट कीजिए। कई जगह वो सेग्रीगेट भी किया जाता है, लेकिन जब वो कलेक्ट करने आती है म्युनिसिपल कारपोरेशन की गाड़ी, तो उसके अंदर कोई सेग्रीगेट होता ही नहीं, वो जाके फिर उसको मिला देता है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ी थोड़ी कमियां हर जगह हैं, जिसकी वजह से समस्या बहुत बढ़ जाती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका हो जाता है। अच्छा, अब आप देखिए सारा ये इकट्ठा होकर जाता कहां है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ढलान और जो नीची वाली जमीन है, जो वेटलैंड है और जो कि एक भूमिगत जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है, उसको हम सोचते हैं कि यहां पे इसको डाला जाए और डालते हैं, तो क्या होता है कि नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो भी फिर पल्यूट होना शुरू हो जाता है। और आज रिपोर्ट आई है कि कई जगह जो हमारे यहाँ पे ढलाव ये बड़े बने हुए हैं, जिनको हम कहते हैं डंपिंग साइट्स, वहां पे पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है और ऊपर जानवर, चील और छोटे मोटे और जानवर हैं जो चारों तरफ वहां इकट्ठे रहते हैं। तो इन सब की देख करके हमें लगता है कि हर तरफ से हमें अपने आप को चुस्त करना है। एक आम व्यक्ति को भी अपने को चुस्त करना है, उसको अपने को थोड़ा सा जिम्मेदारी उसको उठानी है। उसके साथ साथ जो और बाकी तंत्र हैं उनको भी पर्यावरण के प्रति थोड़ा जागरूक ज्यादा होना पड़ेगा। और अब समय आ गया है कि अब इसको ज्यादा देर टाला नहीं जा सकता, और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर निकलेंगे। एक वक्त की कमी है, मुझे एक आखिरी रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा। दुनिया के कुछ देश में देख रहा था जहां पर काफी ज्यादा बदलाव हुआ है पिछले 10 वर्षों में, करीब 12 से 14 ऐसे देश हैं। भारत में बहुत संक्षेप में कि किस तरीके से उस दिशा में हम बढ़ सकते हैं, इच्छा शक्ति या फिर लोगों को शिक्षित जरूर हैं लेकिन उनको उस दिशा में शायद हम आगे नहीं बढ़ा पाए। बिल्कुल, और यहाँ पे दो बातें हैं। एक है कि आपका लीगल फ्रेमवर्क क्या है और एक पब्लिक सपोर्ट कैसा है। जो लीगल फ्रेमवर्क है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगी। जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं और कहते हैं कि सारे शहर में वायु प्रदूषण बहुत फैल रहा है, पर यहाँ पे अर्बन एयर क्वालिटी के लिए जिम्मेवार कौन है, कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मानक बन जाते हैं, पर जो सिटी में किसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं करते कि ये मानक को किस तरीके से हम मीट करें और जो क्लीन एयर टारगेट है उसको कैसे हम मीट करें। अब उसके लिए जो हमें जो आप इच्छा शक्ति कह रहे हैं वो तो सरकार के लेवल पे भी होना चाहिए और लोगों के लेवल पे भी होना चाहिए। पर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है, सिर्फ लीगल सोल्यूशन ये नहीं है, ये पॉलिटिकल सोल्यूशन है, ये सोशल सोल्यूशन है। और उसके लिए एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे एडवांटेज क्या है आज भी। अब देखिए, हम
प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वायु प्रदूषण की, कह रहे हैं कि जो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, पर फिर भी देखिए आज भी हमारे शहरों में ज्यादातर मेजॉरिटी लोग अभी भी वो पैदल चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होते हैं। पर जब ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट होता है तब 80% इन्वेस्टमेंट सिर्फ 14% ऑफ लोगों के लिए होता है जो कार पे चलते हैं। ये तो काफी हमें ज्यादा समझना होगा। विरोधाभास होता है, जो मैं कहूं कि सरकार के कुछ कदम होते हैं या फिर जो नीतियां होती हैं, और शायद इसीलिए उस दिशा में हम नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस दिशा की ओर हमें बहुत पहले आगे बढ़ना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।